नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी पीआरटी वाला जो 2024 में होने वाला है दिसंबर या फिर जनवरी में, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण हैं और अगर आप एस्टेट के अलावा सीटेट वाला जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसके अलावा अगर आप एचएससी के अन्य एग्जाम है इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमने सबसे पहले जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है और इसके बाद में आपके जो अन्य सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है शिक्षा मनोज्ञान की सर्वाधिक जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो कौन सी वाली है? निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण या फिर अंतर्दर्शन। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि तो ये अंतर्दर्शन है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों को प्रभावित करता है और यह शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और तकनीकी को लागू करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान की जो विधियां है जिसमें अंतर्दर्शन अवलोकन आ गया, प्रयोगात्मक, नैदानिक, विकासात्मक, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, परीक्षण, तो ये सारी जो है विधियां मानी गई हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। इसके बाद आ जाता है अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? समज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, व्यवहारवादी, समलैंगिक या सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है इनका संबंध था, तो इनका जो संबंध जो है ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है तो इससे माना गया है और ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं अल्बर्ट बंडूरा। तो इन्होंने सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत ये दिया था और इस सिद्धांत को अनुकरण के माध्यम से अधिगम भी कहा गया है क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अधिगम अप्रत्यक्ष स्रोतों से होता है, जैसे दूसरों को देखना या फिर सुनना। समज्ञानात्मक और समस्या समाधान कौशल को दूसरों का अनुकरण करके और देखने के द्वारा सीखा जा सकता है। तो अल्बर्ट बंडूरा का कौन सा सिद्धांत था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है अधिगम में पठार इनमें से किस कारण से बनता है? थकान, अभिप्रेरणा, रुचि या परिपक्वता के द्वारा। तो अधिगम में पठार किस कारण से बनता है? और ये जो ऑप्शन ए में है अर्थात थकान के द्वारा। और सीखने की जो अवस्था जो है इसके तीन जो चरण बताए गए हैं, एक तो है धीमी शुरुआत, खड़ी प्रगति, पठार सीखने की अवस्था के अंतिम चरण को पठार कहते हैं। तो धीमी शुरुआत, खड़ी प्रगति और पठार ये तीन हैं। तो सीखने की अवस्था का जो अंतिम चरण है इसी को पठार कहा जाता है और सीखने की गुंजाइश होकर के अंतिम चरणों में बहुत कम होती है। तो अधिगम में पठार किस कारण से बनता है? थकान के द्वारा। इसके बाद है दर्पण चित्र परीक्षण किससे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? सृजनात्मकता, अधिगमंत्रण, अभिरुचि, अधिगम की गति। तो दर्पण चित्र परीक्षण, तो इसका जो प्रयोग जो होता है ये अधिगम अंतरण के लिए होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन है जिसका उपयोग सीखने की दर, हाथ आंख के समन्वय और न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्षति को मापने के लिए किया जाता है। और ये परीक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रगति का विश्लेषण और निरीक्षण करने और दृश्य, स्थानिक और सीखने के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगात्मक उपकरण के रूप में बनाया गया है। इसके बाद है क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? आवेग क्षमता, व्यक्तित्व, अभिरुचि या फिर बुद्धि। तो क्लाउड पिक्चर परीक्षण किसके मापन में प्रयुक्त होता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो ये है व्यक्तित्व। और ये मानस स्मृति संबंधी परीक्षण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। और ये जो परीक्षण है विलियम स्टर्न ने किया था, कई बार आ जाता है। तो ये जो स्टर्न जो मनोवैज्ञानिक है स्टर्न, तो इन्होंने जारी दिया था कि यह कल्पित उत्तेजनाएं हैं जो रोसार्क श्रृंखला के नुकसान से बचाती है। और इसमें जो तीन चित्रों की श्रृंखला शामिल होती है जो सही धब्बों की बजाय बादलों से मिलती जुलती है। इसमें जो तीन जो ये हमने बात की यहाँ पर तीन परीक्षण वाली तीन चित्रों की, तो जिस चित्र जैसे ए है, चित्र ए सबसे विशिष्ट रंगों और रूपों को प्रस्तुत करता है
और जो चित्र बी है वह मध्यवर्ती स्थिति पर आधारित है। इन चित्र में कोई समरूपता या अन्य नियमितता नहीं होती। और जो चित्र सी है ये सबसे अस्पष्ट होता है। तो इस प्रकार के ये 3 श्रृंखलाएं बताई गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि जो लब्धि है वो कितनी होगी। और कितनी होगी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, ये फार्मूला दिया गया था। तो ये कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 160। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100, तो 8 बटे 5 गुना में 100। इसके बाद है इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का परीक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। तो मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य स्तर कौन से वाला है इसमें। तो ये जो 36 से 49 वाला जो है यही है मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर। इसके बाद आ जाता है रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग इनमें से किसके मापने हेतु किया जाता है। तो ये रुचि है, बुद्धि है, अक्षमता या फिर जो व्यक्तित्व है, तो किसके मापने के लिए होता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा टी वाला, अर्थात जो व्यक्तित्व है। हरमन रोसा जो उन्होंने दिया था सही धब्बा परीक्षण, और ये हुआ था 1921 में। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया था, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। और सही के धब्बों के आधार पर यह किया गया था। और रोसार्क का यह परीक्षण रोसार्क सही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और इनका मानना था कि व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो बस ये आप इतना याद रखिएगा, हरमन रोसा जॉन का था ये रोसा इंक ब्लड टेस्ट। इसके बाद है यह विस्मृति का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व शमन करने की इच्छा, सीखने की दोषपूर्ण विधियां या सीखने की कमी। तो विस्मृति मतलब भूलना। अब इसका एक कारण नहीं है, कौन से वाला, ये जो ऑप्शन बी में आया है, शमन करने की इच्छा। इसके बाद है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति के एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। तो वह कहलाता है ज्यामिति, गणित, संभाव्यता या फिर सांख्यिकी। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है तो क्या कहलाता है, सांख्यिकी। नेक्स्ट है निम्न में से शेष से भिन्न है। रेवन का परीक्षण, 16 पीआई परीक्षण, ड्राइमैन या टीआईटी परीक्षण, कौन सा एक अलग है। अब यहाँ पर जो इनमें एक अलग है, ये जो ऑप्शन 1 में आया है रेवन का परीक्षण, तो यही जो है यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट आ जाता है मध्यांक। अब इसमें मध्यांक कौन सा है, 10, 9, 9.5 या 8। तो यहाँ पर जो इसमें मध्यांक जो है ऑप्शन सी वाला है, अर्थात कितना है 9.5। इसके बाद है सूझी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हेंगार्टी, गैस्टरवादी जो मनोवैज्ञानिक है, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक ने सूझी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन और यह किया गया था गैस्टरवादी जो है इनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संवेदना, संवेग, चिंतन या फिर संज्ञान। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। कौन सा संबंधित होता है, और ये जो ऑप्शन बी में आया है कौन सा, अर्थात संवेग। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, 14। तो इनके अनुसार मूल प्रवृत्ति से संबंधित कौन सा है, संवेग। नेक्स्ट आ जाता है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना। अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना या संवेदना क्या कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, और उसे क्या कहा गया है, प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसके माध्यम से हम प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं ताकि वस्तु और उनके संबंधों के बारे में हमारे जागरूक अनुभव का उत्पादन किया जा सके।
तो इसलिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इसके बाद पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? पिछड़े बालकों के लिए बर्टन हॉल, सोनेल, सिरिलबर्ट या गॉडे ने। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से, अर्थात जो सिरिलबर्ट है। तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? सिरिलबर्ट ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है वस्तुनिष्ठता, वैधता, विषमता या विश्वसनीयता। एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। कौन सा भिन्न है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो कौन सा आ जाता है यहाँ पर? अभिक्षमता। और उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं हैं जिसमें वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदन शक्ति और मानव, ये आ जाते हैं। तो इसी कारण से अभिक्षमता जो है ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है? प्रत्यगमन का सिद्धांत, द्वितत्व का, बहुतत्व का या एक तत्व का सिद्धांत। तो बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है, और जो ये ऑप्शन ए में आया है इसको कह देते हैं प्रत्यगमन का सिद्धांत। और यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने अनुसार बुद्धि के जो तत्व सिद्धांत जारी किए थे, जैसे एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का, त्रितत्व का, बहुतत्व का, समूह तत्व का, और एक ये त्रिआयामी सिद्धांत, बहुबुद्धि कारक सिद्धांत, प्रतिचयन या फिर प्रतिदर्श का सिद्धांत, सूचना प्रसारण सिद्धांत, मानसिक योग्यता का सिद्धांत, पद अनुक्रमिक सिद्धांत। तो इसलिए प्रत्यगमन का जो सिद्धांत है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बाकी और सारे हैं। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन हमारा, इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार, पीयूष, थायराइड या एड्रिनल ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, और ये ऑप्शन ए वाली है, लार ग्रंथि। कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड होती है, और पैराथायराइड भी होती है, लसिका होती है, आधिवरिक होती है, अग्नाशय होती है, डिंब ग्रंथि होती है। तो ये लार ग्रंथि जो ये नहीं है। इसके बाद है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व से क्रियात्मक, औपचारिक, मूर्त या संवेदनात्मक। 4 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। तो सबसे पहले जो इंद्रजनिक गामिक अवस्था थी, दूसरी फिर पूर्व, तीसरी मूर्त, चौथी औपचारिक या अमूर्त अवस्था। तो इनके अनुसार जो द्वितीय अवस्था है कौन सी वाली है? तो द्वितीय अवस्था आप देख सकते हैं ये वाली है, पूर्व से क्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 साल की कह सकते हैं आप होती है, 2 से 7 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में, जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल चूहे और बिल्लियों में, कलाकारों में या केवल मनुष्यों में। तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय जो संविधान है इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है इसमें शामिल है। तो अनुच्छेद 45, 15, 21 या 26। तो जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो नियम है, और जो ये ऑप्शन सी में आया है, अनुच्छेद 21A। इसके बाद है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? इसके बाद जो क्वेश्चन है कि क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया था? तो ये जो है गोलकाय है, सुडोलकाय, लंबकाय या इनमें से सभी। तो क्रेसमर ने व्यक्ति को किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया था?
तो इनके द्वारा जो इन सभी में किया गया था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी हो जाएगा, जिसे लम्काएँ, सुडोलकाएँ और जो ये गोलकाएँ हैं सारी सारी इसमें आ जाएंगे। और एक और है डिस्प्लेस्टिक प्रकार। तो इन सभी में जो है व्यक्ति को वर्गीकृत किया गया है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे जर्मन के मनोचिकित्सक। इसके बाद आ जाता है टीईटी परीक्षण। इसका उद्देश्य किसका मापन करना है? अभिवृत्ति, मूल्य, अभिक्षमता या बौद्धिक क्षमता का। तो टीईटी का उद्देश्य किसका मापन करना है? तो इसका जो है ऑप्शन बी को माना गया, अर्थात जो अभिक्षमता है। तो जैसे टैट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो शिक्षक के लिए प्रवेश परीक्षा है और इसका परीक्षा जो कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के जो सरकारी स्कूल में जो शिक्षा कार्य प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। मतलब एक ये जो अभिक्षमता के लिए होता है मापने के लिए, चाहे इसमें 1 से 5 है, 6 से 8 है या आगे +2 तक है। तो ये क्यों होती है? योग्यता का आकलन करने के लिए होती है, शैक्षिक प्रतिभा मूल्यांकन करने के लिए होती है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने के लिए होती है। आकलन करने के लिए है जिनके पास पर्याप्त शिक्षण क्षमता है, इसको मापने के लिए होती है। इसके बाद है संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता या फिर अधिगम का। तो संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? और जो ऑप्शन बी में है किसकी, अर्थात स्मृति की। इसके बाद इनमें से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, खेल तथा व्यायाम, वातावरण, वन संक्रमण या ये सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये इसमें सभी के सभी जो है आ जाएंगे। चाहे इसमें वातावरण है, भोजन की गुणवत्ता है, वन संक्रमण का प्रभाव है, नींद है या सही दिनचर्या है, व्यायाम है। तो ये सभी के सभी का जो प्रभाव है ये पड़ता है। इसके बाद अब बुद्धिलब्धि की गणना का जो सही सूत्र है वो कौन से वाला है? तो अभी हमने इस पर बात ही की थी। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 वाला, तो यही था ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है विचारात्मक चिंतन की चर्चा, वुडवर्थ, ड्रेवर, रोस या डीवी। तो विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? तो ये जो जॉन डीवी है इनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है आगमनात्मक तर्क। के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क में सामान्यीकरण, प्रयोग, कल्पना या फिर अवलोकन। और जो ये ऑप्शन सी में है, अर्थात कल्पना। तो ये जो विधि जो है इसमें जो बच्चे हैं छात्र वो विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं और ये सभी तर्क सामान्यीकरण एवं सिद्धांत निर्माण में सहायक होते हैं और कल्पना इस तर्क के स्तर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। इसे हम धारणा, स्मरण, चिंतन या विस्मरण क्या कहेंगे? सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, तो उसे हम विस्मरण कहते हैं। मतलब कोई बात जो भूल जाते हैं वो याद नहीं या आती है तो उसे कह देते हैं हम विस्मरण, मतलब भूलना। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर हिंदी ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। और जिसमें जो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर ये कौन से वाला जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तिरोधान, शिरोधार्य, दीपोत्सव या रजोभव में? तो नहीं हुआ है। और देखें तो यह ऑप्शन सी वाला है, दीपोत्सव, क्योंकि गुण संधि वाला है ये, अ में अवगुण जो हो जाता है ये वाला, तो यही क्या इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म का है, संप्रदान का है, संबंध का है या
अधिकरण कारक का है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में है संप्रदान कारक, तो इसका उदाहरण है अच्छी लगनी जहाँ इसमें रुच धातु होती है, तो उसके कारण जहाँ इसमें संप्रदान कारक लगा है जहाँ पर अच्छा लगना होता है, तो इसी कारण से संप्रदान कारक है। जैसे बच्चे को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो इस प्रकार से बच्चे को जलेबी अच्छी लगती है। इसके बाद है एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में असंगत चुनिए। एक वचन से बहुवचन बने विकल्पों में डाकू डाकुओं, तरबूजा तरबूजाओं, वधु वधुएं, भालू भालू। कौन सा एक असंगत है, मतलब गलत है। और ये जो ऑप्शन सी में है तरबूजा तरबूजाओं, यही गलत है। डाकू डाकू, वधु वधुएं, चंद्रबिंदु, भालू भालू, तो ये ठीक है। इसके बाद है वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है, गलत है, मतलब दवाइयाँ, वृत्ति अनुप्रास, प्राणी विज्ञान या मृत्यु उपरांत। कौन सा है, अशुद्ध है यहाँ पर। और ये जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी को वृत्ति अनुपास जो है इसी को ही अलग माना गया, ये अशुद्ध है। इसके बाद आ जाता है किस वाक्य में अज्ञार्थ अर्थात जो विधि अर्थ है इस वृत्ति का प्रयोग हुआ है। तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती। सभी को अप्रग्रह की भावना रखनी चाहिए। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान बनो। तो अज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है अज्ञा, कि सभी को अप्रग्रह की भावना रखनी चाहिए, तो यही जो यहाँ पर विधि कह सकते हैं, यह आज्ञा इसमें दी गई है। इसके बाद आ जाता है प्रत्येक दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। तो विचारण और ईय होने पर विचारणीय, दृश्य और तव्य होने पर द्रष्टव्य, वृष्णि और एय होने पर वार्षणीय, वाल्मीकि प्लस में ई होने पर वाल्मीकि। तो प्रत्येक दृष्टि से असंगत है। अब असंगत जो यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया, विचारण प्लस में या विचारणीय है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है किस विकल्प में द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है भक्ष्य भक्ष्य, कृष्ण अर्जुन, रुद्र प्रिया या उचित अनुचित। तो द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं है। कौन से में, ऑप्शन सी वाले में, रुद्र प्रिया में। भक्ष्य भक्ष्य, कृष्ण अर्जुन, उचित अनुचित, तो इनमें प्रयोग हुआ है, बस इसको छोड़कर। रुद्र प्रिया, रुद्र की प्रिया। इसके बाद है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प बताइए। कुजड़ा कुजड़िन, दोबी दोबिन, तितर तितरिन, पापी पापी। कौन सा गलत है इसमें। अब गलत कौन सा है, ये वाला बी वाला, तीतर तितरी, तो यही गलत है इसमें। इसके बाद किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्यंतिक, आख्यायिका, आतिथ्य या आधिपत्य में। आ उपसर्ग जो वाक्य के शुरू में लगते हैं शब्द के, वही होते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी वाले में, आख्यायिका इसमें। इसके बाद है विलोम की दृष्टि से बेमेल को बताइए। आर्य नार्य, ऐच्छिक अनिवार्य, उर्वर अनउर्वर, खल दुर्जन। विलोम की दृष्टि से बेमेल, मतलब जो विपरीतार्थक विलोम उल्टे होते हैं दिन रात, तो ऐसे गलत है यहाँ पर। और ये ऑप्शन डी वाला, क्योंकि खल भी दुष्ट होता है, दुर्जन भी दुष्ट ही होता है। इसके बाद पर्यायवाची की दृष्टि से भी यहाँ पर एक असंगत है। अब इसमें कौन से वाला है असंगत, तो असंगत ही बताना है इसमें। अब देखें तो ये जो ऑप्शन सी में दिया गया है, वेद, आमनाय, आगम और आकार, ये गलत है। पक्षी को शकुंत, द्विज और नवचर कह देते हैं। बैल को ऋषभ, वृषभ, अक्षर कह देते हैं। हरिण को कुरंग, पलवंग और सारंग कह देते हैं, तो यही गलत है। इसके बाद है भाववाच्य वाला विकल्प बताइए। नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, भारत द्वारा नए उपग्रह छोड़ा गया, कोहली ने शतक लगाया। अब भाववाच्य आपको किस में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब भाववाच्य जो ऑप्शन बी में आया है, गर्मियों में रोज नहाया जाता है, इसमें। इसके बाद है निम्न में से किस विकल्प में कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग किया गया है। गर्मी में कम खाना चाहिए, आज उसने कम खाना खाया,
कम ही पढ़ पाते हैं, कम बोलना ही श्रेयस्कर है। तो कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और किसमें हुआ है? तो ये इसमें हुआ है कि आज उसने कम खाना खाया। इसके बाद किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं। कविता आज दिल्ली जा रही है। तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। मेरी भारी भूल थी जो उसके बहकावे में आ गया। अब निपात का प्रयोग हुआ है। तो निपात का प्रयोग किस में हुआ है? तो ऑप्शन सी वाले में, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। इसके बाद दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद बताइए। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण का भेद। यह परिमाण है, रीति है, काल है, यह स्थानवाचक है। तो इसमें अगर हम देखें तो यह रीति यहाँ पर मानी गई है। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई? ना तो नापतोल है, न समय के बारे में, न कि स्थान के बारे में है। तो ये क्या रीति ढंग जो है इसके बारे में बतलाया गया है कि दुर्घटना क्यों और कैसे हुई। तो किसका उदाहरण है ये? रीतिवाचक का। नेक्स्ट आ जाता है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग करने के लिए दे दी जाती है। मतलब जैसे कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो उस समय जो दे दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथ्य या उपहार, क्या कहा जाता है उसको? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पाथ्य। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग करने के लिए दी जाती है। इसके बाद है आधी रात का समय। सर्वरी, निशा, विभावरी, निश्चित। वैसे तो सभी कह देते हैं आधी रात को, लेकिन उसका क्या मतलब है अब यहाँ पर वह बताना है आपने। तो इसको कहा जाता है निश्चित, आधी रात का समय। इसके बाद है जिसे बुलाया न गया हो। वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द अतिथि, अनाहुत, अभ्यागत या रिश्तेदार। जिसे बुलाया न गया हो तो क्या कहा जाता है उसे? अनाहुत। आहुत बुलाना, अनाहुत न बुलाना। और अतिथि उसे कह देते हैं जिसके आने की डेट फिक्स नहीं होती है। इसके बाद है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द योगी, मुमुक्षु, मुक्ति कामी, तपस्वी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो क्या कहा जाएगा उसे कहेंगे हम मुमुक्षु। अब मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहेंगे। और शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, देख सकते हैं तीनों ऊ इसमें एक ही साइड में है, मतलब हर शव है छोटे ऊ। इसके बाद है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। उसे हम पृष्ठभूमि, मंच, पृष्ठ, नेपथ्य या गृह मंच क्या कहेंगे? गुह मंच। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान या पर्दे के पीछे आपने सुना होगा, जैसे नाटक चलते हैं रामलीला वगैरह, तो पर्दे के पीछे, तो इसे कहा जाएगा नेपथ्य। इसका मतलब ही पर्दे के पीछे होता है। इसके बाद हवन में जलाने वाली लकड़ी। इसे हम हवन सामग्री, शुष्क काष्ठ, वन काष्ठ या समीधा क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम समीधा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें हम विशंभर, दिगंबर, दिक्पाल या पैगंबर क्या कहेंगे? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है तो उनको हम दिगंबर कहते हैं। दिक प्लस में अंबर, दिगंबर। तो का हो जाता है, जैसे वागीश में बनता है, वाग प्लस मीस, वागीश। इसके बाद है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कानीन या कुमारी शुद्ध। तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो तो उसे क्या कहा जाएगा? कानीन। अगला क्वेश्चन है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि या मंदाग्नि क्या कहा जाता है? तो पेट की जो आग होती है उसे हम जठराग्नि कहते हैं। जैसे जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कह देते हैं, दावानल। तो ये पेट की आग को हम जठराग्नि कहते हैं। इसके बाद है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, उपनिवेशवाद या औपन्यासिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे हम क्या कहेंगे? तो औपनिवेशिक उसे हम कहेंगे। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए,
रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। असूर्यम पश्य किन के लिए आता है? तो इसका शब्द का जो प्रयोग किया जाता है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली जो स्त्री होती है तो उसे कहा जाता है ऐश्वर्यम पश्य। इसके बाद है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची। अपराध सूची, अवैध, काली सूची या श्वेत सूची, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है काली सूची। नेक्स्ट है जहां कोई दूसरा न हो। निर्जन, एकांत, विजन या तपस्या स्थल। जहां कोई दूसरा न हो तो उसे हम कहते हैं एकांत, मतलब एकांतवासी, एकांत में रहने वाला। जैसे पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे अकेले जंगल में जाकर। पक्षी के लिए कौन सा वाक्यांश ठीक रहेगा? दिन में एक बार होने वाला, सप्ताह में, 15 दिन में या मास में एक बार होने वाला। पाक्षिक, तो इसको क्या कहा जाता है? पाक्षिक होता है 15 दिन में एक बार होने वाला, जैसे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो वे वाले हैं 15 दिन में जो एक बार होता है। अगला क्वेश्चन है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम योद्धा, कुल श्रेष्ठ, युधिष्ठिर, स्थायी, उसे हम क्या कहेंगे? जो युद्ध में स्थिर रहता है तो उसके लिए जो हम प्रयोग में करते हैं युधिष्ठिर शब्द का। युद्ध में स्थिर रहने वाला उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। इसके बाद निम्न पदबंध के लिए एक शब्द लिखिए। जो आभूषण बनाता है। सुनार, किसान, दर्जी या अध्यापक। निम्न पदबंध के लिए एक शब्द लिखिए जो आभूषण बनाता है तो क्या कहते हैं हम उसे? सुनार। अगला क्वेश्चन है यात्रियों के समूह को कहते हैं व्यूह, काफिला, कुछ या फिर समिति। यात्रियों का जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम काफिला। इसके बाद है जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं? सहिष्णु, सदाचारी, जिज्ञासु या नास्तिक। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो तो जिज्ञासु उसे हम कहते हैं। जैसे ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक, न मानने वाले को नास्तिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो किसी का उपकार न माने उसे हम नास्तिक, कृतघ्न, कृतज्ञ या सर्वज्ञ क्या कहेंगे? किसी का उपकार न मानता हो तो उसे कहेंगे हम कृतज्ञ, जो किसी का उपकार न मानता हो। अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसका रंग सोने जैसा हो। सुनहरा, हरा, नीला या लाल। सोने जैसा रंग हो तो क्या कह देते हैं उसे? सुनहरा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आयुर्वेद प्रक्रिया के द्वारा कायाकल्प किया जा सकता है। जीर्णोद्धार, वृद्धि तव निवार, शरीर शोधन या निरोग होना। आयुर्वेद प्रक्रिया के द्वारा कायाकल्प होना तो क्या कहा जाएगा उसे? तो उसे कहा जाएगा वृद्धि तव निवारण करना, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? इसे हम पक्षपाती, विपक्षी, द्विपक्षी या पक्षघाती क्या कहेंगे? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द तो ये होता है विपक्षी। पक्षपाती जो किसी पक्ष का समर्थन करे। द्विपक्षी जिसमें दो दल हो उसे कह देते हैं द्विपक्षी। अगला है जो भेदा ना जा सके। सर्वशक्तिमान, अभेद्य, लौह पुरुष या दुर्भेद। जो भेदा ना जा सके तो उसे हम अभेद्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन में से जिसका जन्म अंडे से होता है। पक्षी, अंडज, अंडाणु या अत्यंज, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे जो अंडे से जन्म लेगा उसे हम अंडज कहेंगे। भूमि से उत्पन्न होगा उद्भिज कहेंगे। तो इस प्रकार से जो उत्पत्ति जो है 4 चीज़ों से मानी गई है, जैसे अंडे से होने वाला, और ये मनुष्य से पैदा होने वाला जरायुज, और ये पशु जो पक्षी जो है इनसे होने वाला, ये पक्षी से तो ये हो गया। एक भूमि से है, एक जुआ लिखा जो होती है। तो इस प्रकार से जो है 4 प्रकार की उत्पत्ति मानी गई है। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, तो ऐसी होती है ये।
इसके बाद कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द के सही जोड़ी नहीं है। जो बहुत बोलता हो उसे हम वाचाल, कुछ न जानता हो अजय, मापा न जा सके प्रमेय, अनुकरण करने योग्य विश्वसनीय। तो क्या कहेंगे हम उसे। अब जो ऑप्शन डी में है अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम विश्वसनीय कहेंगे। तो क्योंकि जो अनुकरण के करने योग्य होगा उसे हम अनुकरणीय कहेंगे, तो हम उसे विश्वसनीय नहीं कहेंगे। इसके बाद माँ की बहन, संबंध को बताने वाले एक सार्थक शब्द। माँ की बहन को हम चाची, दादी, मौसी या नानी क्या कहेंगे। मौसी का देते हैं, जैसे माँ की बहन मौसी, तो क्या कहेंगे उसे हम मौसी, मतलब मौसी। नेक्स्ट आ जाता है बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति। भूमि का अवैतनिक प्रस्ताव्य या अतिशयोक्ति। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, तो उसे कहते हैं हम अतिशयोक्ति, मतलब बड़ा चढ़ाकर जो कही जाती है। भूमिका क्या होती है। पुस्तक के प्रारंभ में लेखक का जो वक्तव्य होता है उसे कह देते हैं भूमिका। अवैतनिक कौन सा होता है, जो ये मतलब काम करे लेकिन पैसे न ले, उस काम के लिए वेतन न लेने वाला। और प्रस्ताव्य ये पूछने अर्थ में है, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रस्ताव्य। अतिशयोक्ति या अलंकार में भी आता है, जहाँ पर किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है जो वैसी होना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। असंभव, अनिवार्य, संभव या आजीवन, उसे हम क्या कहेंगे। तो उसे हम अनिवार्य कहेंगे। जो कभी संभव ना हो असंभव, जो जीवन भर रहे आजीवन, जो असंभव ना हो संभव। तो टाला ना जा सके यहाँ पर अनिवार्य है। इसके बाद है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द। लज्जा, निंदा, पश्चाताप या आत्मग्लानि। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, तो उसको कह देते हैं हम पश्चाताप। जो काम करना कठिन हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। दुष्कर, कठिन, दुर्भर या असंभव, तो ये ऑप्शन ए वाला है, उसे क्या कहेंगे हम दुष्कर। क्योंकि दुर्भर कौन होता है, जिसे सहना कठिन हो, उसे कह देते हैं दुर्भर। कह देते हैं कि तूने तो मेरा जीना दुर्भर कर रखा है। कठिन मतलब चुनौतीपूर्ण होना। असंभव जो संभव ना हो, तो जो काम करना कठिन हो मतलब दुष्कर। इसके बाद अपने जीवन पर स्वयं लिखी तथा कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। अपने जीवन पर स्वयं लिखी हो। रेखा चित्र, आत्मग्लानि, संस्मरण या आत्मकथा, तो क्या कहेंगे उसे आत्मकथा, मतलब स्वयं के ऊपर लिखी हो आत्मकथा। रेखा चित्र क्या होते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु का रेखाओं द्वारा बनाया गया चित्र, उसे कह देते हैं रेखा चित्र। संस्मरण क्या होते हैं। किसी के जीवन की घटनाओं का रोचक वर्णन, से उसे कह देते हैं संस्मरण। किसी के जीवन की घटनाओं का रोचक वर्णन। आत्मग्लानि क्या है। किसी अनुचित कार्य को करने के बाद स्वयं पर होने वाला पछतावा। आत्मग्लानि मतलब पहले तो गलत काम कर दिया कोई और बाद में फिर उस पर जा रो रहे बैठ कर पछता रहे, तो उसे क्या देते हैं आत्मग्लानि। इसके बाद है जिनका संबंध अध्यात्म से है। आध्यात्मिक, शास्त्रीय, धार्मिक या नैतिक। जिनका संबंध अध्यात्म से है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आध्यात्मिक। धार्मिक, धर्म में आस्था रखने वालों कह देते हैं। शास्त्रीय, शास्त्र संबंधी जो ज्ञान है उसको कह देते हैं। और नैतिक, नीति के अनुरूप होने वाला, उसे कह देते हैं नैतिक। तो जिनका संबंध अध्यात्म से हो आध्यात्मिक उन्हें हम कहेंगे। इसके बाद दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द बताइए। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अन्य, उदर, अनुवादक, अनुवाद या अनाहुत। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कह देते हैं अनुवाद करना। जैसे आप ये
हॉलीवुड वाली मूवी देखते हैं और हिंदी में होती है डब की हुई, तो उसे क्या देते हैं। या जैसे अभी ये दक्कन की फिल्म है दक्षिण भारत की पुष्पा 2 रिलीज हो चुकी है, तो है तो दूसरी भाषा में, लेकिन उसका फिर वो अनुवाद होता है हिंदी में, तो वही है ये। इसी वजह दिए गए वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। गीत रचने वाला, गायिका, गायक, ग्रंथकार या गीतकार। तो गीत रचने वाला जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कह देते हैं हम गीतकार। नेक्स्ट आ जाता है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, दुभाषिया, बहुभाषा भाषी या बहुभाषीय। क्या कहेंगे उसे हम, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो उसको कहेंगे हम बहुभाषाविद। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।